गाइस, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं, और थर्ड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्दी मिल सके। दिस इज द की मोमेंट्स, एंजॉय द एपिसोड। चलो, फियर था, एक्शन लिया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस में सबसे पहली चीज़ है तो आपको तो ये देखना है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस का ना एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में। मैं आपसे पूछता हूँ मनीष, आप मेरे से कहते हो सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर करोगे ना, अब मैं आपको 10 चीज़ें लिखवाऊँ, आप 10 चीज़ें लिखो रैंडमली, और 10 की 10 चीज़ों में ना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना बहुत डिफरेंट होगा। जैसे किसी चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, किसी में एवरेज हो, किसी में उतना अच्छा नहीं होगा। अब कॉन्फिडेंस में होता क्या, अब जैसे आप मुझसे पूछो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कई चीज़ों में बहुत अच्छा है। जैसे मैं ट्रेनर हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करना ये मेरा रोजमर्रा का काम है, तो कॉन्फिडेंस की तो मेरे को कोई इशू ही नहीं है। लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा एक्सपर्टीज है, उसमें कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। लेकिन अगर आप मुझे पूछो कि 1000 फुट के ऊपर से जंप करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, या ऊपर से कूदना है आपको पैराशूट के साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो बहुत सी चीज़ों में मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं है, अमिताभ बच्चन का भी नहीं होगा, तेंदुलकर का भी नहीं होगा, 100% कॉन्फिडेंस किसी का भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस का इश्यू क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वहां अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से एरिया हैं आपकी लाइफ के जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है ओके मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना होगा, तो इंटरव्यू में मुझे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, वहाँ मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए। आपने एरिया आइडेंटिफाई कर दिया। अगर आपको लगता है कि ओके मैं तो स्टेज की फील्ड में जाना चाहता हूँ, पब्लिक में इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपको ये कम्युनिकेशन का बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी बात अच्छे से रख पाए। तो पहले एरिया आइडेंटिफाई करो। सही बात। ठीक है, आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके ऊपर फिर काम करो। ये देखो आपकी प्रेजेंट स्टेज क्या है, अभी आप कहाँ पे खड़े हो। दूसरा, डिजायर स्टेज क्या है, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। अब जैसे इंटरव्यू के केस में ले लो, आपका प्रेजेंट एरिया क्या है, मुझे इंटरव्यू फेस करके जॉब लेना है, ये प्रेजेंट स्टेज है, और अभी मेरे को इंटरव्यू में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डिजायर स्टेज क्या है, क्रैक द इंटरव्यू, गेट द जॉब, ये डिजायर स्टेज है। बीच में गैप का है, बैक गैप है प्रिपरेशन। बिल्कुल। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। आपको जैसे इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपका एक स्टैंडर्ड ड्रेस पैटर्न होना चाहिए, स्टैंडर्ड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वे में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये वो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप एक्शन लेना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा यार कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और कॉन्फिडेंस इन जनरल अगर आप मुझे पूछो, मैं 2-3 चीज़ें बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस के बारे में। नंबर 1, पहली चीज़, आपकी अपने बारे में राय क्या है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है जो लोग अपने आप को लो रेट करते हैं, यानी कि जिनकी सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम कम होती है, अपने आप को कम करके आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कभी नहीं हो सकता, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक्चुअली इसमें आपने एक बार क्वेश्चन हमसे भी पूछा शायद हमारे सेशन में कि हाउ मच डू यू रेट योरसेल्फ। हाँ देन कुछ ने 5 बोला था, हाँ ज्यादा ही बोला था। मैंने भी शायद ज्यादा ही बोला था उस वक्त। उस वक्त मेरा बिल्डअप हो गया था कॉन्फिडेंस। हाँ। तो आपने अपने आप को एक रेट करो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, प्रेजेंट स्टेज क्या है, वहां तक कैसे पहुंचना है। ये चीज हो गया, तो रेट आपको करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली आपको क्या देखना है, एक्शन, जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन है वो आपको लेना चाहिए। अब रोजमर्रा में पता है क्या होगा, रोजमर्रा में आपको कॉन्फिडेंस अगर गेन करना है, नंबर 1, अब मैं बहुत एक काम की बात बता रहा हूँ, बॉडी पोस्चर अपना चेंज करो। ठीक। जैसे आप देखो, 2 इंसान हैं दूर खड़े हुए हैं, से 20-25 मीटर दूर खड़े हैं। एक बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, एक बंदा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। दोनों को दूर से देख के क्या आप बता दोगे? नहीं बता दोगे। उसके लिए आपको कोई साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। कोई भी बता देगा। क्यों? जो कॉन्फिडेंट बंदा होगा थोड़ा सा टॉल खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा, गर्दन ऊंची होगी, चेहरे पे एक्सप्रेशन अच्छे होंगे। जो अंडर कॉन्फिडेंट होगा गर्दन नीचे होंगे, शोल्डर झुके हुए होंगे। ठीक है, तो अपनी पोस्चर अपना स्ट्रेट करो। मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। हाँ, पोस्चर अपना ठीक करो, पोस्चर ठीक करो।
दूसरी चीज़ है तेज चलने की आदत डालो। तेज चलने की आदत। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग मतलब ऐसे नहीं मॉर्निंग वॉक में जो फैट कम करने के लिए चलते हैं, नॉट इन दैट वे। आप थोड़ा सा तेज चलने की आदत डालो। अब जैसे मैं कितनी बार हुआ है कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था, लोगों से बात करता था, लोगों के ऑफिस में जाता था, इंटरव्यू के लिए या मीटिंग के लिए जाता था, मुझे मनीष यू वोंट बिलीव 10 में से 7 बार मुझे लोगों ने पता है क्या बोला है, सर आप डिफेंस से हैं। मैंने कहा जी आपको कैसे पता कि मैं डिफेंस से हूँ? कैसे द वे यू कम इनसाइड, हमें पता लगे बंदा डिफेंस का ही हो सकता है। मैंने कहा अच्छा रियली? कह रहे हाँ। तो डिफेंस में परेड वरेड करते हैं तो बॉडी अपना ऐसी आपकी एकदम टाइट हो जाती है, तो फिर वो आदत बन जाती है। तो मेनली क्या है कि आपको ना एक राइट स्टेट में होना बहुत जरूरी है। तेज चलो, बॉडी अपने सीधी करो। तीसरी चीज, जब भी आप बात करो ना, हाथ वाथ का हिला के बात करो। जब भी आप ऐसे करके बात करेंगे, यूं करके बात करेंगे, आपने पोल खोल दी कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। खुल के बात करो। तो ये कुछ 2-3 फिलॉसफी है, अगर अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आई एम श्योर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो सकता है। कह सकते हैं चेंज वहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। यस 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 यस। हाँ ये है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने पोस्चर चेंज करना है, पोस्चर ऐसे ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन आप द मोमेंट वर्कआउट करना शुरू कर दोगे ना, आपको पोस्चर अपने आप ठीक हो जाए। आपने देखा बॉडी बिल्डर, कभी देखा किसी बॉडी बिल्डर का कॉन्फिडेंस कम हो? नहीं। जब भी जा रहा हो जिसमें बढ़ जाएगा, हाँ भाई क्या बन रहा हो तू, देखो मसल पंप करते हो कैसे उनका चेस्ट आउट हो जाती है। ऐसे नहीं जानबूझ के चलते, उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है, उनको देख के ले क्या बंदा आ रहा है। ठीक है, तो वर्कआउट करना शुरू करो, ये मस्ट है। अब वर्कआउट है ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वर्कआउट करना। क्यों? मैं वर्कआउट के लिए, लोग बोलते हैं आपका शरीर ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, वो बहुत बाद की बात है। मेरा वर्कआउट का मतलब क्या है कि आप जैसे सुबह उठ के जब वर्कआउट करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि वर्कआउट करने में ना आप डिसिप्लिन होते हो। आपके अंदर जो सबसे, जिस बंदे को भी सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि बस वर्कआउट करना शुरू करो, अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे। 2-4-10 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, बॉडी रेजिस्ट करेगी, बॉडी पेन होगा, दैट्स ओके, उसको बियर करते हुए 20-25 दिन के बाद देखना आपको लगेगा कि वर्कआउट नहीं आया, कुछ मिस हो गया। और जो बंदा वर्कआउट करेगा ना, एक तो रूटीन मेंटेन रहेगा उसका, टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा, उसे टाइम पे करेगा, वर्कआउट करेगा, उसे पता रहेगा आज मुझे ये काम करना है और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना। आप समझ रहे हो कैसे चीजें एक लाइन में चलती चली जाती है? क्योंकि आप जैसे एक स्टिक का या पेन का एक हिस्सा उठाओगे, दूसरा हिस्सा भी अपने आप उठ जाता है, को सारी चीजें ना साथ साथ चलती है। तो बंदा डिसिप्लिन हो जाएगा, वो अपने आप ही मीठा खाना बंद कर देगा, मीठा खाना ऑयली खाना बंद कर देगा, अपने आप स्प्राउट्स वगैरह या फ्रूट वगैरह पे जाएगा, एक हेल्थी फूड पे जाएगा। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन करने का बहुत अच्छा तरीका है। फूड हैबिट आपकी अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो हर किसी का देखो हर किसी का डिफरेंट नॉलेज है, हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और हर किसी का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, क्या मीनिंग हम निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो जैसे आपने, जब हम फियर की बात करते हैं, सॉरी टू बैक ऑन दैट टॉपिक, सो जो फियर वाला आपने बताया, सेकंड फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। तो फियर ऑफ रिजेक्शन में आपने दो चीजें बताई, या तो पर्सन अपने शेल में चला जाएगा या फिर प्लीजर बन जाएगा, राइट? दोनों ही केस में उसके लिए बुरा है, राइट? तो जो शेल में जा रहा है, मान के चलो कोई शेल में चला ही गया, अब उसको कितना बंदा मोटिवेट करेगा, कितना ही बोलेगा कि वो शेल से बाहर आए। एक कहीं कुछ होते हैं प्रॉपर इंट्रोवर्ट बन के रह गए हमेशा के लिए, उनको कोई कितना मोटिवेट कर ले, कितनी वो मोटिवेशनल वीडियो देख ले, नहीं आते बाहर। इसमें क्या? देखिए अब आपने ना दो डिफरेंट बातें बोली है। ठीक है, एक तो इंट्रोवर्जन और एक होता है शेल में चले जाना, दोनों बहुत अलग है। शेल में जाना इंट्रोवर्ट नहीं है। मैं बता दूं डिफरेंस क्या है। शेल में जाने का मतलब है बंदा पूरी तरह कट ऑफ कर लिया, उसने दुनिया से कट ऑफ कर लिया। क्यों? उसको लग रहा है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, ही वॉज सिविली रिजेक्टेड। तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि दुनिया आपको रिजेक्ट कर दिया, दुनिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने अपने आप को रिजेक्ट क्यों किया? आपने जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग यू आर लाइक दिस, डज दैट मेक यू लाइक दैट? क्या मेरे कहने से आप ऐसे हो जाओगे? तो मैं उन सबको ये बोलता हूं कि फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर।
आपकी शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, हाइट कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, लुक कैसी है, नथिंग यू कैन कंट्रोल। अब चाहे आप इसे पसंद करो चाहे ना करो, इट्स अप टू यू। इट्स ए गॉड गिफ्ट। इट इज़ द काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन आवर जीन्स। पेरेंट्स हमारे कैसे थे तभी हम ऐसे हैं। तो शक्ल सूरत कैसी है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो ये आप चेंज कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शंस। हमारा कॉम्प्लेक्शन मतलब हमारा स्किन कलर कितने लोगों का डिफरेंट है। आप इंडिया में देख लो, कश्मीर से जैसे ही कन्याकुमारी तरफ जाएंगे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाता है। ठीक है, साउथ में आपको बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलेगा, कश्मीर में पंजाब में आपको एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। यूरोपियन कंट्री में क्योंकि बर्फ़ की कंट्री थे, ठंड बहुत पड़ती है, यूरोपियन अमेरिकन, तो उन लोगों का कॉम्प्लेक्शन एकदम क्लीन एकदम वाइट मिलता है, जैसे वाइट पीपल बोलते हैं। ठीक। अफ्रीकन कंट्रीज, जो अफ्रीका के लोग हैं, जो साउथ अमेरिका के लोग हैं, वहाँ पे मेनली लोग कॉम्प्लेक्शन उनका स्किन का बहुत डार्क होता था। क्यों? वो भूमध्य रेखा के उसमें था ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता, वो उसी के साथ में थे, तो उस चक्कर में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, तो उनका स्किन का कलर ऐसा हो गया। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये जनरेशन टू जनरेशन ही होता गया। आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी लुक कैसी है, मेरा कहने का मतलब है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पता है किस चीज़ का पड़ता है? आप उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे द वे यू आर, आपने खुद तो अपने आप को एक्सेप्ट किया नहीं, आप दूसरों से क्यों उम्मीद लगाए बैठेंगे लोग आपको एक्सेप्ट करें। थिंक अबाउट इट। सही बात। आप कह रहे हो दूसरे लोगों ने रिजेक्ट किया, ओके, दूसरे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, लेकिन क्या आपने अपने आप को सिलेक्ट किया? क्या आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया? नहीं सर, मेरे अंदर ये कमी है। फिर जब आपके खुद के अंदर ये कमी है, खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो दूसरों ही क्या गलती है अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है हर किसी से, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। अपने आप को एक्सेप्ट करो। सेकंड चीज, अप्रिशिएट योरसेल्फ। मैं अपनी ट्रेनिंग में ना पता नहीं कितनी बार मैंने करा है, कितनी बार लोगों से बोला है, आप में से कितने लोगों को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है? सब लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। हम कहते हैं कि औरतों को ये तारीफ अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, आदमियों को भी बहुत तारीफ बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे कोई मेरी ट्रेनिंग में बोलता है सर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, डू यू थिंक मुझे अच्छा नहीं लगता? मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। लेडीज को बोलते हैं यार बहुत खूबसूरत लग रही है, उन्हें अच्छा लगता है। क्या जेंट्स को कोई बोलेगा यार क्या हैंडसम लग रहा है, तो उसे क्या अच्छा नहीं लगता? सबको लगता है। सो द पॉइंट इज, हमें उम्मीद सबसे है, सब हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन क्या हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं? जब मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, यकीन मानोगे मुश्किल से एक आध बंदा जो हाथ खड़ा करता है, कोई करता ही नहीं है। ये कैसे होता है? अप्रिशिएट करो, अपने आप को जानो, अपने अंदर खूबसूरती देखो। इसके लिए सिंपल चीज़ है, मैं कहता हूँ लोगों से, जब आप नहा धो के आते हो, ड्रेसिंग वगैरह करते हो, शीशे के सामने खड़े हो गए, अपने आप को निहारो, देखो अपने आप को ऊपर से नीचे तक। उससे पता है क्या होगा कि आपको एक तो थोड़ा सा यू विल फील बेटर, प्लस आपको जो लग रहा होगा हाँ यार थोड़ा पेट ज़्यादा, इसको और कम करता हूँ, यू विल बी कॉन्शियस। अप्रिशिएट करो अपने आप को, क्यों दूसरों की तरफ देखते हो? अब आपकी बात आती है इंट्रोवर्जन पे। आपने इंट्रोवर्जन का पूछा, राइट। सबसे पहली बात है इंट्रोवर्जन इज नॉट ए प्रॉब्लम। तीन तरह के नेचर वाइज तीन तरह के लोग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो कि जिन्हें लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, पार्टी शार्टी करना, लोगों के बीच में रहना जिन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक होता है इंट्रोवर्ट, उन्हें अपने आप में रहना पसंद है, दे इंजॉय देयर ओन कंपनी, वो अपने आप के साथ बहुत कंफर्टेबल है। तीसरा होता है एम्बीवर्ट, जो इन दोनों के बीच की लाइन है, मिड पाथ है। वो लोग कैसे होते हैं? मौका मिलेगा पार्टी भी करेंगे, जब नहीं मिलेगा अकेले भी रह लेंगे। तो इंट्रोवर्जन प्रॉब्लम नहीं है बॉस, पूरी दुनिया के 33% लोग इंट्रोवर्टेड हैं। डू यू थिंक ऑल आर मैड? नो, बल्कि इस दुनिया को सबसे ज़्यादा जो दिया है ना, इंट्रोवर्टेड लोगों ने ही दिया है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ गेन हासिल किया है, ज़्यादातर वो इंट्रोवर्टेड है। इंट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्ट आदमी क्या होता है, उसकी खासियत क्या होती है?
वो रिसर्च में बहुत अच्छा होगा, अकेले काम करने में बहुत अच्छा होगा, चीज़ों को एनालिसिस करने में बहुत अच्छा होगा, उसकी कंसंट्रेशन बहुत गजब की होगी, डीप थिंकिंग होगी। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई? तो ये इसे कनेक्ट करना, लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ, अब वो शेल में जाना क्या होगा कि आप लोगों से डर रहे हैं, डर के कारण आप छुपे हुए हैं। इंट्रोवर्ट आदमी को डर नहीं है, वो अपने आप से कंफर्टेबल है, उसे जरूरत नहीं है किसी की, वो अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है। जरूरत होती है तो वो भी जाता है। ऐसे कितने कंपनी के बड़े बड़े सीईओ वो एक्चुअली में इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन जब बात करनी होती है लोगों से, मिलते हैं, लोगों से सब मिलते हैं। तो वो इंट्रोवर्जन अलग है, शेल में जाना अलग चीज है। लेकिन जैसे बहुत लोगों को फियर है, चलो फियर हो गया, एक्शन ले लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वहीं वहीं पे रही कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से एक्शन लिया, प्रॉब्लम रह गई। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल टुगेदर ए डिफरेंट साइंस, वो एक साइंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फियर का प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या रिलेशन है? क्या फियर एक जड़ है, एक सीड है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए जो आपको लगता है लोग फेस करते हैं, उसका कहीं ना कहीं जड़ फियर पे होगा। लेकिन क्या फियर ओवरकम कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? वेल, दैट डिपेंड्स। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर मुझे फियर है स्टेज पे आके बोलने का, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है स्टेज पे आके बोलना, तो मैंने उस पर काम किया फियर पे, तो मेरी स्टेज पे बोलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो फियर से एकदम अलग होती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने शायद ये सेकंड टॉपिक है जिस पे मैंने अब तक सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में चैलेंज क्या है, पता है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? क्यों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? एनी आइडिया? अगर मैं सोचता, आप मुझसे इस बार पहले पूछते फियर और कॉन्फिडेंस की बात से पहले, तो मैं यही कहते कि हम एक्शन नहीं ले रहे या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे मुश्किल स्टेप पता है कि सबसे मुश्किल, प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी नहीं है, सबसे मुश्किल स्टेप है हमें यही नहीं पता होता प्रॉब्लम है क्या। हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है क्या, और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, गलत प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं होती कई बार। अब जैसे इसको मैं एक जोक के माध्यम से बताता हूँ आपको ठीक। कि एक बंदा रात के टाइम में ना स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ देख रहा था। रात का टाइम था, मिडनाइट। उधर से सडनली एक और राहगीर आया, उसने पूछा भाई क्या देख रहा है? कह रहा है मेरी सुई गिर गई, मैं सुई देख रहा हूँ। वो भी देखने लगा, सुई सुई सुई, कहीं नहीं मिली सुई। आधा घंटा हो गया, तो वो जो राहगीर आया था उसने पूछा भाई तेरी सुई गिरी कहाँ पे थी? कह रहा है वो तो घर में गिरी है। तो घर में गिरी है तो तू यहाँ क्यों देख रहा है? कह रहा घर में ना बहुत अंधेरा है। अब बता, जो सुई वहाँ पे गिरी ही नहीं, वो क्या उसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। सेम वे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैंने जितने बार, मैं जैसे अपने ट्रेनिंग सेशन में या अपने काउंसलिंग सेशन में या कोचिंग सेशन में, मैं सिर्फ यही फिगर आउट करता हूँ लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। और जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होता, वो उल्टा सीधा हाथ पाँव मारते रहते हैं, फिर कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम कैसे फाइंड करेंगे फिर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको पहले एक कहते हैं ना, एक रूट कॉज एनालिसिस एक चीज़ होती है, RCA, जो रूट कॉज एनालिसिस, उसमें कि बेसिकली एक बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत जगह बोलेगी 5 वाई टेक्निक। 5 बाय 5 बार अपने आप से ना वाई वाई पूछो। वो 5 के 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जब थोड़ा डीप जाएंगे ना, आपको प्रॉब्लम पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम है। जब रूट पे जाओगे ना, ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको कितने केस बता सकता हूँ कि हम प्रॉब्लम गलत सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक बताऊँ, मैं एक बार मैं बहुत नामी गिरामी कंपनी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही सेशन था। तो सेशन चल रहा था, इन बिटवीन मैंने उन्हें कुछ एक्टिविटी दी थी, ओके आप ग्रुप में बैठ के इस प्रॉब्लम का सोल्व करो, क्या होगा। फिर एक ड्यूरिंग द लंच टाइम एक लेडी थी जो उसी पार्टिसिपेंट थी, वो कहती है सर मुझे आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हूँ क्या? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कीजिए। तुमने खाना खाते हुए वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी। अब उसकी प्रॉब्लम देखिए क्या थी कि मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कह रही है सर मैं तो यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, आई एम गेटिंग ए गुड सैलरी। मैंने कहा ओके। मेरे हस्बैंड है वो एक स्टेशनरी की दुकान करते हैं, ओके।
तो हमारे उसी एरिया में ना एक और नया बना है बिल्डिंग वगैरह, वहाँ पे भी एक दुकान है, हमें वो दुकान लेनी है स्टेशनरी की। हाँ, तो मैंने पूछा उससे पहले कि आपकी हस्बैंड की दुकान कैसी चल रही है। कह रही ठीक चल रही है। ओके, तो हमें ना दूसरी दुकान लेनी है। ओके, तो आप ले लो। कह रहे लेकिन यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमने दुकान ले ली और वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और अगर वो दुकान नहीं चली तो हमारी सारी सेविंग सब खत्म, बहुत बड़ा लॉस होगा। मैंने कहा तो फिर मत लो, सही। मत लो, काम तो चल ही रहा है ना आपका, आप अच्छा कमा रही है, आपके हस्बैंड की दुकान भी चल रही है। सर अगर हम नहीं लेंगे तो वो कोई और ले लेगा। प्रॉब्लम क्या थी उसकी? वो चीज़ लेना चाहती है और वो इसलिए लेना चाहती है ताकि कोई और ना ले ले। अब ये कोई प्रॉब्लम है? कहा मैडम वाई आप कोई चीज़ सिर्फ इसलिए लेना चाहती हैं कोई और ना ले ले। कल को आप कहेंगे मैं ताजमहल लेना चाहती हूँ ताकि उसका कोई और ना ले ले। कल को आप कुछ भी चीज़ कहेंगे कोई और ना ले ले। यू नीड टू चेक योर मूव्स है ना। अगर आपके पास कंफर्टेबल हो या आपके रिसोर्स से ले देंगे आप लो, लेकिन आपके पास उतना रिसोर्स नहीं है, आपको थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, गेन कम है लॉस ज़्यादा है, तो ऐसा जुआ खेल क्यों रहे हैं आप? कहती यू गॉट अ पॉइंट। मैं कहा यस, यू आर सॉल्विंग रॉन्ग प्रॉब्लम। मैं आपको कितने केस बता सकता हूँ, कितने ही केस बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो मैंने लोगों के साथ काउंसलिंग करते हुए मेरे के सामने आए हैं। हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बॉस। अब मैं जैसे जब मैं एयरफोर्स में था, मेरा जो लास्ट फेज चल रहा था, उस टाइम पे लोगों को पता लगने लग गया था कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं कोचिंग वगैरह भी करता हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे बुलाते थे, मिलने आते थे। तो एक हमारे सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी क्या बात करनी है? ये बच्चे को लेके बात करनी है। उन्होंने मनीष मुझे कम से कम आधे पौने घंटे तक अपने बच्चे के बारे में बोलते रहे। बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, हम ये कर रहे हैं, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। उनका भी वही शिकायत था, इंट्रोवर्टेड है बच्चा। मैंने आधा पौना घंटा सुनने के बाद मैंने आपकी बात हो गई ख़त्म। कह रहे हाँ। मैं कहा प्रॉब्लम आपके बच्चे पे नहीं है, आप में है। देखा आपको किसने बोला कि इंट्रोवर्जन इज अ प्रॉब्लम? वही जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी। इंट्रोवर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अगर पता लगे, सोल्यूशन तो फिर यूं होता है। सही बात। अब जैसे है कि आपको स्टेज पे आपके डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है। प्रॉब्लम आपको डर लगना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपको स्टेज पे आके कैसे बोलना है, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए स्टेज पे आने के बाद में, आपकी वोकैलिटी मतलब वॉइस कैसी होनी चाहिए, आपको उस पर काम करना है। आप वो काम कर ही नहीं रहे, आपको डर लगे, यार नर्वस हो जा रहे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप क्या कह रहे हो वो एक प्रॉब्लम है। लोगों से पहले तो आप ही कह रहे हो। तो आपको प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम आपको पता लगे ना, सोल्यूशन तो फिर यूं निकलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बताया क्या, 80% मतलब वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, 10% डिवाइस द सोल्यूशन, 10% इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। मैं ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं है, मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। 80% टाइम है ना लोगों को पता ही नहीं होता प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज नॉर्मली बोला भी ये जाता है कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है जैसे ही प्रॉब्लम पता चलती है। पर आधे से ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फिर खत्म ही है। आपको प्रॉब्लम पता लगे ये प्रॉब्लम है, फिर तो यूं करोगे ना। अब प्रॉब्लम है ही नहीं, अब बंदे को हो रही है खांसी, आप उसे लूज मोशन की दवाई दिए जा रहे हो, कैसे खांसी ठीक होगी? तो आपको आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद थिंग्स बिकम वेरी इजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जैसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एक नहीं कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो आज के यंगस्टर्स में या फिर कह लो एडल्ट्स में भी ज़्यादातर में जो प्रॉब्लम देखी जाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। लोग रिलेशनशिप टॉपिक। लोग इसे किस्मत से कनेक्ट करते हैं, लोग इसे कॉन्फिडेंस से भी कनेक्ट करते हैं, लोग इसे कहते हैं कि मतलब नेचर ऑफ चॉइस से कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी तरीके होते हैं।